वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
क्योंकि 4 ग्रुप के प्रेजेंटेशन होने को समय का निर्धारण आप कर लें कितनी कितनी देर में करेंगे। और उसके बाद अंतिम कार्यक्रम जैसा मैडम ने कहा था ये लोग चाह रहे हैं कि कुछ अपनी पुस्तकों के द्वारा खत्म किया जाए, कंक्लूड किया जाए, जो यादें दूर तक ले जाएगी तो 4 बार तो याद रहेगी। इसके बाद फिर देखेंगे क्या है। तो उसी विधा के अंतर्गत मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको जो कल बताया गया था उस पर कार्य करें। और आज एक विशेष कार्य में और उसमें वही कार्य विशेष रूप से इंगित करना चाहूँगा कि आज जो मूल्यांकन के प्रश्न बनाइएगा लर्निंग आउटकम के लिए, वो थोड़ा विशेष ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि 8वीं कक्षा है, जहाँ से बच्चा 9th में जाता है। उसके मनोभावों को समझ के, उसके मानसिक स्तर को समझ के, उसके आगे वाले भविष्य को ध्यान में रखकर आप उसका मूल्यांकन करें, जिससे वो आगे जाके किसी भी परेशानी में ना पड़े। उस लेवल पे पहुँच के आप उस पाठ पे कार्य करें तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद इसके लिए। और आप प्रस्तुत हैं कि आप अपने कार्य को जितने दिन निपटाने जाएंगे उतनी जल्दी हम कुछ अच्छा काम करेंगे। किस तरह प्रकृति में बदलाव होते हैं और चहल पहल शुरू हो जाती है, उसको एक छोटी सी पिक्चराइजेशन द्वारा यहाँ किया सकते हैं। चारों तरफ वातावरण है, अभी बसंत का आगमन नहीं हुआ है। पक्षी धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे उड़ान भर रहे हैं। पेड़ जो है वो भी उदास है, फूल जो है वो खिले हैं, खिले अभी बाकी हैं।
आपके बैठा है किस प्रकार समझा रहे हैं। इस विधा में ऐसी विधाओं को जोड़कर इसको एक नयापन दिया जा सकता है, नया कलेवर दिया जा सकता है। उसी अपेक्षा के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे स्कूल आज जिस हम युग में रह रहे हैं, कितना सुंदर कितना प्यारा युग है ना। एक बटन दबाया पंखा चल जाता है, जरूरत नहीं है हाथ से पंखा चलने की। कितना सुंदर लगता है कि हम बैठे हैं और रोटी बन रही है अपने आप ही मशीनों से, कपड़े धुल जाते हैं मशीन से, खाना बन जाता है मशीनों से, सब काम कितना आसान हो गया है। लेकिन ये पहलू है एक तरफ, सिक्के का एक पहलू। जरा इसका दूसरा तरफ भी देखें, ये वाला जहाँ पर हमारा शारीरिक श्रम बिल्कुल कम होता जाता है। समाज में आपने देखा है उन लोगों को जो हाथ से खड़े बनाते, खड़ कर अपने प्यारे हाथों से एक सुंदर से मूर्ति को आकार देते हैं। कितना अच्छा लगता है उन्हें सिर्फ देखते रहना, निहारना। परंतु वही वस्तु, वही घड़े, वही खिलौने, वही वस्तुएं, वही टोकरी जब बाजार में आती है तो हम उसे ना खरीद कर किसे खरीदते हैं? एक मशीन की बनी हुई सुंदर सी बारीकी से किया हुआ काम। क्यों? क्योंकि वो सस्ती है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है और परंतु उसका क्या, जिन्होंने ये सुंदर मूर्तियां गढ़ी, हस्त का कार्य किया, इसको कहते हैं हस्तकलाएं, वो तो खत्म हो गई। उनका आत्म सम्मान जो जहाँ पर हम उसे बैठ कर निहारते रहते थे वो तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जो बन के आई उसे खरीदा क्यों नहीं हमने? उसको क्यों नहीं सम्मान दिया? कामता नाम जी की हमारी यही कहानी आज, लाख की चूड़ियाँ। आज हम एक नाटक का रुझान देकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखते हैं इससे निकल के क्या आएगा कहानी के अंत। हमारे इसमें दो कैरेक्टर रहेंगे, दो पात्र हैं। एक जनार्दन जो एक छोटा सा बच्चा है, बहुत शौक है उसे अपने मामा के घर जाने का। क्या मिलता है उसे मामा के घर जाने पे? उसका अपना गाँव, आत्मीय गाँव। वहाँ जाकर कौन है? वहाँ जाकर है उसके बदलू काका। कहाँ है बदलू काका? यहाँ है बदलू काका। चलिए देखते हैं करते क्या है ये दोनों, जनार्दन और बदलू काका। बदलू काका राम राम। अरे राम राम अल्लाह, कैसे हो? अरे बैठो बहुत दिनों बाद आए। हाँ, गर्मी की छुट्टी पड़ी ना, छुट्टी पड़ी ना, बदलू काका के गाँव जाऊंगा। और वो मेरी रंग बिरंगी डोलियाँ लाठी है आपके पास? हाँ बेटा, मैं हमारे लिए कुछ बढ़िया बना के बताऊँ। अरे वाह, लाल, बेटा आम पीली, आम हरी, लाल। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया काका, तो बहुत बढ़िया। तो रंग बिरंगी डोलियाँ बहुत चमकदार लग रही है, इतनी सुंदर बनाया तुमने काका। तुम्हें अच्छी लगी रंगा? बहुत अच्छी। अरे आम खाओगे? ये लो आम लो। और बोला ये गाय एक पटाख लगना। कहाँ जा रहे हो? गाय ने दूध दिया है, तुम्हारे लिए तो छाछ लकड़ी करेगा। और अल्लाह, शहर में सब ठीक है? पढ़ाई लिखाई सही चल रही है तुम्हारी? हाँ काका, बहुत अच्छी अच्छी चली। छुट्टे जभी तो आया हूँ आपके पास। तुम आते हो तो हमें भी अच्छा लगता है अल्लाह। राम राम, कैसे हो? अरे राम राम बिटिया, बैठो मच्छर में बैठो। बस काका ठीक है, और सुनाओ? सब बढ़िया है। कैसे आना हुआ? बस काका, बस एक चूड़ियाँ थोड़ी घर गई थी तो मैंने सोचा बदलू काका के पास जाके ले गया और बदलू काका बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाते हैं। पूरा बक्सा खोल के रख देते हैं बिटिया। अब इनमें से पसंद कर लो। कैसे भी ये हो? देखा बेटिया, तुमसे काम बहुत भाव करूँ, लेकिन मैंने तुम पसंद करो तो से दे देना। ये अच्छी है, मेरे हाथ में दचकी बहुत रही है। आप बताओ क्या भाव है इसका? अब बेटिया तो से
दे दो कहीं एक से तेरे को नाज अरे काका मैं तो थोड़ा सा अनाज लाई थी आपके लिए, नहीं ले लो। वाह जी वाह, देखिए ये वही बल्लू काका है, सिर्फ इनको चाहिए आदर और सम्मान। और जनार्दन कितने प्यार से सिर्फ यही देखता जा रहा है कि किस तरह से चूड़ियाँ बन रही हैं और किस तरह से बल्लू काका उसको अपना आकार दे रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जो दे दो उसी में खुश और अपनी चूड़ियाँ दे दी। लेकिन बल्लू काका को इतना सीधा मत समझना। बल्लू काका क्या करते हैं, अपने शादी वाले घर से जब जोड़ा बनाने का टाइम आता है अगला पिछला बराबर कर लेते हैं। कैसे, देखिए अभी चौधराइन आ रही है। अच्छा काका, कल मैं फिर आऊंगा। ठीक है लल्ला, आ जाना। अरे बल्लू, अरे काकी आओ आओ, बैठो काका राम राम। राम लल्ला, बैठ बेटा, बैठ बैठ। क्या हाल बा? हाल काकी कुछ लोगे चाट लगे। ना ना बस, मेरी बहन की शादी है। अरे काकी बैठ तो जाओ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी हाँ, बात है। थक रही हूँ, शादी वाला घर है ना। समझ सकता हूँ काकी, बहुत काम होगा आपके पास। देख भाई बल्लू, मुझे तो जैसे पता ही है पूरे गांव में किसी के पास ऐसी चुकी ना हो जैसे मेरी बेटी तू बनाएगा। हो जाएगा काकी, अपनी तरफ से पूरा जी जान लगा दूंगा। सुंदर से सुंदर लग जोड़ के वहाँ चल बल्लू, शाबाश, दीवार है, लगन से काम कर। कितनी मेहनत, कितनी लगन से ये बदलू अपना काम कर रहा है, सिर्फ एक जोड़ी चूड़ियां बनाने के लिए। बदलू, अरे काकी आओ आओ। तैयार है जोड़ा? हाँ काकी, देखो तुम्हें पसंद आ रही है। अरे बात शाबाश लल्ला, कितनी सुंदर बनाई है तूने। वाह, पसंद आई काकी? बहुत ही सुंदर। चल बिटिया बता अब क्या बिटिया के करोगे? हाथ पे अच्छी लगेगी ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। इसको अब सुंदर से पन्नी में डाल। हाँ काकी, इसके लिए पूरा कागज का बक्सा है, इसमें लीजिए। अब मोर बता इसका क्या लेगा? देखो काकी, सुहाग का चूड़ा है, रोज रोज तो बनता नहीं। इसके पूरे 2 बोरी गेहूँ, 2 बोरी चावल, और अपनी मेरी गाय के लिए चारा, और मेरी घरानी के लिए पूरा बेस, और एक बेस मेरे लिए, और दुनिया बच्चों के लिए जो जल्दी पहले जो तूने कह दिया वो पूरा इतना अच्छा है, लेकिन सबसे पहले तू पगड़ी पहन। इतना अच्छा काम तूने किया है। बहुत धन्यवाद काकी, बहुत बढ़िया। रामू सब भिजवा दे बल्लू के घर। अच्छा काम। ठीक है। अच्छा काका, अगले साल मैं जा रहा हूँ, मेरी छुट्टियाँ खत्म होगी, अगले साल मैं फिर आऊंगा। अच्छा काका। अब बच्चों के पिताजी की बदली हो जाती है, सॉरी जनार्दन के पिताजी की बदली हो जाती है। 4-5 साल से पता नहीं है कि बच्चों कहाँ है, कौन कहाँ है, कैसे कर रहे हैं, क्या उनका जीवन में व्यतीत हो रहा है, गाँव कहाँ है, वो चले जाते हैं। परंतु 8-10 साल के बाद वे फिर से गाँव आए हैं अपने मामा के घर, लेकिन बच्चों काका भूल गए हैं। अब वो गोलियाँ जो लाख की, जो सुंदर सुंदर रंग बिरंगी गोलियाँ थी, उनसे उनका मन उठ चुका है। अब आगे क्या होता है, चलो देखते हैं खुद ही। ये क्या? भैया कैसे हो? अरे देख, मर के चल, गिर जाएगी। समझ के चलती हूँ भैया। अरे अरे पहले तो मैं कह रहा हूँ सामने चल। अरे ये क्या? कांच की चूड़ी, घुसी ना कांच की चूड़ी। बहुत दर्द हो रहा है भैया। अगर ये लाख की चूड़ी होती ना, लाख की चूड़ी होती तेरे हाथ में, तेरी गुजरे कितना खून बह रहा है। देखा मना पट्टी करते थे। अगर ये लाख की चूड़ी होती ना, लाख की चूड़ी, भोलू काका, अरे हाँ, आज भोलू काका से मिलने जाऊँ। ठीक है भैया, आप जाओ।
सुंदर होंगे। भलू काका नमस्ते। पहचाना? ये प्रस्तुति लाख की चुनियों से संबंधित जो पाठ है आठवीं का, उसको रोचक बनाने की विधा में कार्य किया है इस ग्रुप ने, और आप सभी के सामने प्रस्तुति थी इसकी। मैं अब आमंत्रित करता हूँ तीसरे ग्रुप को, झा जी का आमंत्रित करता हूँ, झा सर आए और अपने ग्रुप के साथ कुछ यहाँ ऐसा दिखाए कि इसको भी लीड कर जाए। मैं इस उम्मीद के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय झा जी। सबसे पहले हमने जो पाठ योजना तैयार की है इस अध्याय को लेकर कविता दीवानों की हस्ती। सर्वप्रथम छात्रों के पूर्व ज्ञान की हम जानकारी लेंगे कक्षा में, बच्चे इस कविता के बारे में, इसके संदर्भ में क्या था और बच्चों का क्या ज्ञान है उसके बारे में। छात्र तनाव रहित जीवन से परिचित हैं, किंतु विचार एवं भाव के रूप में दीवानों की हस्ती मूल भाव से अपरिचित है। यानी कविता का जो मूल भाव है, जो संदर्भ उसमें लिए गए हैं, उनके बारे में अगर विचारधारा में हम जाएंगे तो बच्चों का वो अब जिस मस्ती और पकड़पन की बात की गई है, बच्चे उससे अच्छी तरह परिचित हैं, क्योंकि बच्चों के जीवन में ये स्वतंत्रता और मस्ती और खेलकूद और ये सब होता है, तो इसके बारे में बच्चे जानते हैं। इसके बाद प्रस्तावना। पिछली कक्षा का संदर्भ हम पंछी उन्मुक्त गगन के लेते हुए छात्र उन्मुक्त या स्वतंत्र जीवन से परिचित हैं। पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं छात्र हम पंछी उन्मुक्त गगन के को, तो ऐसी स्थिति में उसका संदर्भ लेकर हम छात्रों से उन्मुक्त या स्वतंत्रता के जीवन में इसके महत्व के बारे में छात्र परिचित हैं। बचपन में किसी भी प्रकार के तनाव से मुक्त होकर जीवन जीने की कुछ उदाहरणों को लेते हुए मस्ती और खुशी से भरा हुआ जीवन जीने की कला को इस कविता में प्रस्तुत किया है। इसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में छात्रों को इस कविता के मूल भाव से संक्षिप्त परिचय करवाते हुए, जैसे तुम कैसा जीवन जीना चाहते हो, विभिन्न प्रकार के उत्तर प्राप्त होने के बाद उन्हीं से निष्कर्ष निकालते हुए कविता को जोड़ा जाएगा। जैसे छात्रों से प्रश्न पूछे जाएंगे, भाई किस प्रकार का जीवन, जैसे ही छात्रों को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं पाठ के साथ या पाठ की विषय वस्तु के साथ या कविता की विषय वस्तु के साथ, तो सारे छात्र एक साथ हाँ भर देते हैं कि हाँ हाँ हमें पूछा गया हमको कैसा जीवन पसंद है, तो छात्र तुरंत हाथ उठाएंगे सभी छात्र कि भाई हमें ऐसा जीवन पसंद है, हम ये पसंद करते हैं, ये करना पसंद करेंगे, हम ऐसे जीना पसंद करेंगे। तो सारे छात्र उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे अपना मतलब। इसके बाद आदर्श वाचन। आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन हम साथ साथ प्रस्तुत करेंगे। आदर्श वाचन जो है भाव भंगिमा के अनुसार कविता का सस्वर वाचन होगा और छात्रों के रूप में हम और जो साथी हैं वो सभी उसका अनुकरण वाचन करते चलेंगे साथ। ठीक है। हम दीवानों की चाहती है, आज यहाँ चले वहाँ चले, हम दीवानों की चाहती है, आज यहाँ चले वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम भूले उड़ाते जहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम
छात्रों के अनुकरण वाचन के बाद और कठिन शब्दों के सलाह बताएंगे। वो जो शब्द में आए जैसे आलम शब्द है और भी कई प्रकार के शब्द गतिविधि के लिए तैयार है सभी छात्रों को कुछ समय के लिए कविता के भाव के अनुकूल उनके मनोनुसार कार्य करने की अनुमति, उसके पश्चात प्रश्नोत्तर विधि से उनके मन के भाव को जानने का प्रयास। सभी छात्रों को अपने मन की करने के लिए समय दिया जाता है कि 5-10 मिनट तक वो जो अपने मन में भाव आए विचार है उसके अनुसार वो स्वतंत्र है और अपने कविता जाती है अपना मन का करने की, तो वो क्या क्या करते हैं क्लास। कविता की व्याख्या, छात्रों को कविता का सरल भाषा में व्याख्या करवाई जाएगी। ये सब करवाने के बाद फिर अभ्यास से प्रश्न। इसमें एक चीज़ है, मैं व्याख्या के संदर्भ में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो क्या कहते हैं कविता है, ये बहुत गूढ़ कविता है।
जो हमारी जीवन शैली है, जीवन मूल्य है, उनमें से एक है पकड़। ये हम प्राचीन काल से देखते आए हैं। प्राचीन काल में भी बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि होते थे जो मायापुर से ऊपर सुपुर को एक भाव में लेकर के चलते आए हैं। फिर मध्यकाल में हम कबीर में देखते हैं, अभी हम भवानी प्रसाद मिश्र जी की इस कविता में देखते हैं। यह एक जीवन मूल्य है, लेकिन 8वीं कक्षा के स्तर पर हम जीवन मूल्य में तो नहीं जा सकते, क्योंकि वो मूल्य को अध्यापन करना या मूल्य को यहाँ छात्रों में समझाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि आप अपने मनोनुकूल अपना जीवन जिए, आप अपनी अभिरुचि के अनुसार अपना जीवन जिए। और दूसरा तीसरा जो 2-3 जो पैराग्राफ है इस कविता में, वो बहुत प्रभावित करने वाला है। जैसे कि जग से कुछ लिए चले, जग को कुछ दिए चले। यह इंसानियत का, मानवीयता का, सामाजिकता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जग से कुछ लिए चले। मुझे बहुत प्रभावित करती है कि जग से कुछ लिए चले। जैसे इस सेमिनार में भी हम कुछ ले रहे हैं, कुछ दे दीजिए। तो ये जो परस्पर एक दूसरे का आदान प्रदान है, यही हमारी सामाजिकता है, सामाजिक दूरी को बढ़ाता है। दूसरा है कि जो दोनों भाव हैं कि उल्लास बनकर आए अभी और आंसू बनकर बह चले अभी, यह जीवन के का जो दोनों पथ है, सुख और दुख, दोनों को समान भाव से लेना, यह आपके धैर्य, आपके विवेक का परिचायक होता है। कि ना तो कुछ मुझे कविता इस संदर्भ में याद आ रहा है, आ रही रवि की सवारी के 2 पंक्ति है कि चाहता उछलू विजय कर, कह पर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जैसे आपको अहम या घमंड होने लगता है, तो आप ये देखिए कि जो रात का राजा चांद था, जैसे ही सूर्योदय की बेला होती है, वो रास्ते में भिखारी के रूप में खड़ा होता है, क्योंकि दिन का राजा सूर्य। फिर शाम में वो निस्तेज होकर के ओझल हो जाता है, और फिर रात का राजा। यह समय चक्र इसमें इस 2 पंक्तियों से मुझे मिलता है। और तीसरा है जो पंक्ति बहुत प्रभावित करता है कि हम अपना और पराया है। ये जो भाव है, ये संतों की भावना है जो हमारे देश में सदैव विद्यमान रहा है। और इसी परमार्थ के कारण भारत कभी भी, चाहे इतिहास में लीजिए, चाहे पुराण में लीजिए, कि भारत को विश्व गुरु कहा गया है, इसी परमार्थ की भावना के कारण। उस कविता के जितने जड़ में हम जाएंगे उतनी विशद व्याख्या होगी। लेकिन यहाँ चूंकि हमें 8वीं के बच्चों को संबोधित करना है, तो उन्हीं के स्तर पे और एक सावधानी इसमें हमें ये बरतनी है कि मस्ती का मतलब ये नहीं है कि जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे कि वो स्वच्छंद हो जाए। कि अभी जैसे हमारे ही उसमें कह रहे थे, इन्होंने किया कि कहा मैं तो बीड़ी पीऊंगा। हम फेस करते हैं प्रॉब्लम। हमने जैसे अभी बताया कि हमारे यहाँ 7वीं 6वीं के बच्चे, मैडम यही क्लास के पेश आए, 2 बच्चे, 6वीं का बच्चा बीड़ी और बीड़ी का वो बंडल और माचिस लेके पकड़ा गया। जब हमने उनका मुंह सुना, जब शिकायत आई, तो वाकई मुंह से बीड़ी की दुर्गंध आ गई। तो मस्ती इतना नहीं होना चाहिए कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार। हमें इस कविता की व्याख्या में ये संतुलन भी आवश्यक है या नहीं? तो अब आगे ये प्रश्न है जो हमारे मीना जी प्रस्तुत करेंगे। अभ्यास प्रश्नों में आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं? पहला प्रश्न। कविता में प्रयुक्त शब्द दीवाने से आप क्या समझते हैं? छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चलें, का भाव स्पष्ट करें। बच्चे भाव स्पष्ट कर रहे हैं इस पंक्ति का। मस्ती हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है, सिद्ध कीजिए। तो मस्ती में यही हिदायत और यही मतलब सतर्क किया गया है कि मस्ती का वो अर्थ नहीं है जो सर ने अभी बताया, तो उसको बच्चे स्पष्ट करेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, ये प्रश्न है। भाषिक ज्ञान के अंदर हमने विलोम शब्द चुने हैं, जैसे सुख का दुख हो गया, अपना का पराया हो गया, और उपसर्ग में असफलता, लुटाकर, प्रत्यय, छक कर, और भी कई शब्द इससे मिलते जुलते शब्द। ये हमारी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। ये जो विधाएं आप यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ अपने स्कूल के लिए
कि हमारे जो विद्वत्गण हैं वो अपनी कक्षाओं में भी इन विधाओं का प्रयोग जरूर करें। क्यों? क्योंकि हम बात खाली कर नहीं रहे हैं, हम उसको प्रैक्टिकली अपनी क्लास में भी करेंगे। उसके लिए 2 लाइनें मैं कहूँगा कि फकत बातें अधेरों की, फकत बातें अधेरों की, फकत बातें उजालों की, फिर आगे आरजू लेकर न तुम निकले न हम। आगे नहीं, आप इन चीज़ों को यदि अपनी कक्षाओं में प्रयोग करेंगे तो इतना अच्छा लर्निंग आउटकम निकल के आएगा कि उसका सिर्फ हम अंदेशा लगा सकते हैं। प्रैक्टिकल तो आपको देखेंगे, आपको क्लास। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारा अंतिम ग्रुप है आज और वो आएंगे और फिर प्रस्तुति देंगे, तब तक लंच भी आ जाएगा। लंच के बाद कुछ और हुआ प्लीज। के सामने ग्रुप बी हरिशंकर परसाई द्वारा रचित बहुत ही बढ़िया पाठ है, व्यंग के रूप में लिखा गया है, बस की यात्रा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और देखिए, हास्य और व्यंग में थोड़ा सा फर्क है। हमें यहाँ पर बच्चों को हंसाना नहीं है, केवल उसमें विचार शक्ति उत्पन्न करनी है, क्योंकि हास्य और व्यंग में बहुत ही पतली रेखा होती है। व्यंग जो है वो बुद्धि सुधार का विषय है और हास्य जो है वो भाव का विषय है, हास्य रस आ जाता है। यहाँ पर जिसके साथ व्यंग किया जा रहा है वो निंदा का पात्र है, वहाँ पे हमारा कोई निंदा, हास्य में कोई निंदा का पात्र नहीं होता है। और दूसरा, व्यंग में हमारे पास कोई सहानुभूति का विषय नहीं है, हम उस पर हंसी मजाक करेंगे, हंसी मजाक करा और चलते बने। हमें सामने जिसने उसको पाठक के मन में एक विचारात्मक शक्ति लानी है कि हाँ ये गलत है, हंसते हंसते उसको पता चल गया ये गलत है और मुझे यहाँ पर सुधार करना है। तो सबसे पहले जो हमारी क्लास है हमारे सामने, हमें उससे व्यवहारिक होना है, उसको अपने पाठ से जोड़ना है। अभी नई नई विधा सीख रहा है, व्यंग्यात्मक विधा है और हम बच्चों को जोड़ते हैं। हम बच्चों को हम जानते हैं, हमारी कक्षा में अधिकतर बच्चे जे कॉलोनी के क्लस्टर से आते हैं। तो हम अभी एक ऐसी कविता हमने लिखी है जिसके अंदर व्यंग है, कटाक्ष है, लेकिन हास्य नहीं है, हास्य नहीं है, कटाक्ष हमने डाला है और उसको विचार करने के लिए बच्चे को प्रेरित किया। अब बच्चा आता है बस्ती से और बस्ती में कोई सुविधाएं हैं नहीं, तो पहले हम उस कविता से बच्चे को जोड़ेंगे। बच्चों, तुम्हारी बस्ती में क्या क्या सुविधाएं हैं? कुछ सुविधाएं, अंदर पार्क है, घूमने के लिए बढ़िया सा पार्क है, पार्क नहीं है, घूमने फिरने की जगह ही नहीं है। जो जिससे बच्चे, देखिए आप सब वहाँ पर सर्वे के लिए जाते हैं, सब जाते हैं, अंदर से बस्तियाँ कितनी महीन है, वहीं नाली और वहीं पे खाना पक रहा है। तो हम बच्चों को जोड़ रहे हैं और एक कविता से जोड़ते हैं और एक कटाक्ष करते हैं कि तुम्हें वहाँ से निकलना है या फिर वहाँ पर सुधार करवाना तुम्हारा हक है, क्योंकि इस कविता में यातायात की दुर्व्यवस्थाओं के ऊपर प्रकाश डाला है। टेढ़ी मेढ़ी भूल भुलैया, ना कोई पार्क ना ही तलैया, दिखने में बड़ी सस्ती सी एक यात्रा बस्ती। हमने बच्चों से निकलवाया कैसी बस्ती, कितनी सुविधाएं। तो दिखने में बड़ी सस्ती सी एक यात्रा बस्ती की, मजदूरों के सुगंधित भवन है, मजदूरों के सुगंधित भवन है, कहीं नशीला बेबस जीवन है, कर्मठता क्षमता कुंठा के गठबंधन की, धूल मिट्टी के माथे पर चंदन सी एक यात्रा बस्ती। महान बड़े यहाँ रहने वाले, अरे बड़े महान हो तुम, ऐसी जगह पर रह रहे हो यहाँ पे कटाक्ष नहीं, महान नहीं हो। महान बड़े यहाँ रहने वाले, नेताई वोट बैंक के ताले, मच्छर गंदगी के प्रिय नाले, मजबूरियों के शूल और भाले, मजबूरी है वहाँ है ना, जिंदगी जीवन को तरफती की एक यात्रा बस्ती। और तुम अब रह रहे हैं, सब रह रहे हैं और मुस्कान झेल करके रह रहे हैं, खुश है, कितने साफ सुथरे हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। ये कंडीशनिंग कर ली है माइंड की कि नहीं पर खुश रहना, नहीं रहना, आगे बढ़ना नहीं। क्यों कर ली है? बेताबी तनाव का कर बलिदान, रहने वाले रखते मुस्कान, यही सांसें सारी गुजर जानी, इसलिए ओढ़े फिरते इत्मीनान, पीकर आंसू छाई है बस्ती से एक यात्रा। अब हम बस यात्रा पर गए। अब ये बस यात्रा हमारा व्यंग है, बड़ा ही बढ़िया। हमारा जो उद्देश्य है वो यही होता है कि पाठ से हम शुरू होने से पहले बच्चों को कैसे जोड़ लें।
अगर जितने बच्चे बैठे हैं उनका ध्यान भी एक बार आ जाए और उनका एक बार नार उठ जाए तो सारा पाठ हमारा कामयाब हो जाए। अब आप सब 8वीं क्लास के बच्चे हो, मई की 2 और 3 तारीख चल रही है। मैंने आपसे सवाल किया, हाँ भाई छुट्टी आने वाली है, घूमने जाने का कोई प्रोग्राम है? बिल्कुल गाँव जाएंगे अपने। जाओगे ना? मैं सोच रहा हूँ तुम्हें पहले घुमा लो 2-4 दिन, चलोगे? तुम्हारे लिए बस बुक करिए मैंने, जरा देखो, चलोगे? अरे बेटा सरकारी बस ऐसी होगी, सही है ये बात। अरे चलो तो सही एक बार। चलो भाई सामने कहा चलना है, चलो बैठो। चले बैठो बैठो। बढ़िया बस आ जाओ। यही जाएगी और कोई जाए बस जाने अरे भाई तुम तो भगवान का अरे भाई सुनो भाई, हमारी ननंद की जेठानी के बेटे की शादी रही, इतना सामान बनाया, ऐसा मैंने बताया। अरे तू ही बताया भाई, तू अरे कूड़े कागज को पीछे को बिठा अरे भाई ये हमारे बोझ ले, हमारे सामान का बोझा ले अरे मैडम ले जाए, चिंता मत करो, जिंदा पहुंचाऊंगा तुमको, घबराओ मत, अभी स्टार्ट कर ही देता हूँ। अभी चल जा। अरे वीडियो दिखा रहा हूँ तुमको, वीडियो गाना चलता है, गाना ही बनता है इसमें, देखो वीडियो चल रहा है भाई फिल्म में। अरे मैडम फिल्म पर ध्यान दो आप। अरे ले जाओ, चलो चल 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 चल। अरे रुक जाओ, अरे बस ठीक है, सड़क खराब है। चल 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 चल। आपको कैसी मिलेगी? अरे भैया भैया अरे ले जाएंगे, काका को घबरा रहे हो, आज ले जाएंगे, तुम्हें कौन सा जल्दी है? तब आ जाएंगे। हमारी ननद की जेठानी के लड़के की शादी बहुत सामान पहुंचाना है भाई। आज ही पहुंचा दे, घबरा हो ना, थोड़ा हिल रही है, चल रही। राम जी पन्ना बजा देना, मिल जाएगी रे दुनिया में। एक मिनट रुको जरा, तेज दबक रहा है, 2-3 साल हो रहा है। पाठ में तेल उसका और रिश्ता टंकी से वो पॉइंट है। गाने में ध्यान दो, तुम रस्ते का मत चल रहा है। ये गाने कौन चलेगा? अरे तो इतना बकवास गाना हम तो ठहरे करते थे, कोई नया गाना लगवा ले इतना। मैं पकड़े रहा हूँ तार को, अब ये पकड़ के बैठे हैं चला रहे गाड़ी। गाना बदलूं? अरे करीब अब गाड़ी में ध्यान दो, गाने में तुम बदल लो 2 सीधी। अरे
बस है, इसी को चलाना पड़ता है, नई बस अरे आगे जाएगी यार। चलो चलो चलो। अरे खिड़की तो तुम्हारी आगे भागी जा रही है ड्राइवर बाबू। अरे ये स्प्रिंग लेके बार-बार ये स्प्रिंग क्या करूं मैं इसको कैसे आगे उसको ठीक से ठोक सारे दे। पैंट फाड़ दी। अरे तुम्हें कौन सा ब्याह में जाना है? अरे लोग भैया तस्लीम पे तुम्हें जा रही है। अरे बाबू ड्राइवर करता है, ये सड़क नहीं, सरकार सड़क का भी कुछ नहीं करती। हमारे पास यही है और इससे ही पहुंचे। अरे बाबू आपको क्या पता हमको जानती है। राय बरा माटू माटू गाड़ी चला मेरी रोडे चलू जरा तो माई लगा चंदू डराए बरा माटू माटू गाड़ी चला गेड़ी मेरी रोडे चंदू जरा तू माई लगा गेड़ी मेरी रोडे चंदू जरा तू माई लगा सोनू बाजो काली राता बड़े का बचारा सोनू बाजो काली राता बड़े का बचारा किसी में तू बाबा जोनो बटुली में प्यारा किसी में तू बाबा जोनो बटुली में प्यारा ओ चंदू डराए बारा ओ चंदू डराए बारा मट मट चला बहुत ही रोचक और बहुत ही मनोभावन प्रस्तुति आज की थी और यहाँ से मैं उनसे कुछ ऐसी यादें लेके जाऊँगा कि मैं ये प्रभु से इच्छा करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आने वाले जो 4-5 और सेशन में मिले ऐसे ही विद्वान मुझे मिले, ऐसे ही प्रेरणा के स्रोत लोग मुझे मिले जिनके मार्गदर्शन से मैं अपना कार्य और आसानी से कर पाऊँ। आप लोग सभी साधुवाद के पात्र हैं और मैं अपने सभी ग्रुप वालों को, सभी विद्वानों को हार्दिक उनका अभिनंदन करता हूँ अपने ग्रुप में और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि कभी भी यदि आपको अवसर मिले, भगवान करे कि आज जैसे मैं यहाँ पे आपका मार्गदर्शन तो नहीं कह सकता लेकिन आपको जैसे मैंने जानकारी दे के और उस हिसाब से आपने मुझे अभिभूत किया, आगे आपको भी ऐसा मिले और आप अपने ग्रुप को भी ऐसा कर पाएँ। मैं प्रभु से हार्दिक इच्छा मेरी यही है और आपके वो बच्चे जो आपकी क्लास में बैठे हैं, आपकी इस कला से अगर वो फ्रेंडली हो पाए, मित्रवत हो पाए तो आपकी जो कक्षा सोई रहती है, उन टीचरों की बात कर रहा हूँ जिनकी कक्षा में बच्चे पीछे सोते हैं, लड़ते हैं, ऐसे किसी कक्षा में भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन प्रयोग ऐसे ही होते रहे और उसमें बहुत सारा सहयोग आपके HOS का भी होना चाहिए, जो कि हम लोग प्रयास करते हैं। क्रिएटिव की मीटिंग में उनको समझाया भी जाता है ये कि टीचर अगर कुछ करना चाह रहा है स्वतंत्र रूप से बच्चों के इनरिचमेंट के लिए तो उसे करने दिया जाए, उसे रोका न जाए। पर विधाएँ गवर्नमेंट की हैं, जितनी हमारी लिमिटेशंस हैं उतने में ही हम कह सकते हैं आपको, लेकिन हमारा लक्ष्य चूँकि बच्चों के लर्निंग आउटकम को निकालना, उनके अंदर की भावनाओं को जगाना, मूर्त रूप में लाना, वो विधा कोई भी हो वो आप पे ही डिपेंड करेगी। अल्टीमेटली आप ही जगाएंगे उनको। मैं यहाँ से कितना भी भाषण दे दूँ, कोई आपको कितना भी भाषण दे दे, उससे कुछ होना नहीं है। प्रैक्टिकल तभी होएगा जब आप क्लास में इन बातों को भी जगाएंगे। जैसे काका का रोल आपने किया, बच्चे आपको एक बार चिढ़ाए के जरूर दूर से तो बबलू काका जाने, लेकिन उस प्रेरणा को जब उसके अंदर वो समाहित करेगा अपने अंदर, तो उसके अंदर भी वो करेक्टर निकल के आएगा कि गुरु जी ने ऐसे कराया। तो मेन चीज़ ये है कि आप संवेदन, पांडे जी ने भी उस चीज़ वो बात कही कि भावनात्मक रूप से कितना आप बच्चों से जुड़ पा रहे हैं, वो आपकी कक्षा का इंगेजमेंट बताता है। मैं फिर से पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेजेंटेशन के लिए और राकेश जी। देखिए साथियों, कहीं भी भविष्य में, क्योंकि ये केवल यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती,
ईश्वर ने चाहा फिर भी मिलते रहेंगे आपस में कन्वर्सेशन के लिए उन्होंने फ़ोन नंबर दिखाया वहाँ पे। तो जहाँ कहीं भी हमारी मदद होगी हम तुरंत आएंगे। ये विभाग की तरफ से जो हमें बोला गया है कि यदि किसी विद्यालय में किसी चीज़ की जरूरत होती है, मान हमारी कहीं जरूरत महसूस होती है, क्योंकि प्रोग्राम अभी चलना ही है, और उसमें कहीं यदि हमारी ज़रूरत होती है कि एक्टिविटी में या किसी विद्यालय में हमारी ज़रूरत है, तो हम जरूर आएंगे। आपके सामने जो लिखा गया है नंबर मेरा है और नीचे त्रिपाठी जी का है। तो जब कभी भी आपको कहीं विद्यालय में लगता है कि भाई हमारी ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो हम जरूर आएंगे। हम आपको वादा करते हैं इस बात का। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल पूछिए भी। हाँ जी सर, जैसे हम यहाँ बात करते हैं यहाँ पर जिसका अभिमान हिमालय है, बदनाम हुई तो क्या होगा। अब आप देखिए, निर्गुण भक्ति धारा से शुरू करता हूँ। ये वही भूमि है जहाँ कबीर की चादर मैली हो न सकी, कुतुबत मंझन की दर्द भरी वो पगली मिया रो न सकी। पद्मावत का वो महासंत जायसी यहीं पर सोया है, मुल्ला दाऊद का चंद्रायण जिसके कण कण में खोया है। सूफी संतों की यह पीड़ा निष्काम हुई तो क्या होगा। जिसका अभिमान हिमालय है, बदनाम हुई तो क्या होगा। अब आप सगुण भक्ति धारा ले चलता हूँ। ये है तुलसी की